एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे के 18 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद माउंटेनियरिंग का एक नया युग शुरू हुआ। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नापने के लिए दुनिया भर से साहसी लोग हिमालय की गोद में आने लगे। एक दशक के भीतर एवरेस्ट टूरिज्म से फलने फूलने लगा, लेकिन अननोन एडवेंचरर लोकल माउंटेनियर की मदद के बिना एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते थे। सामान उठाने से लेकर रास्ता बताने और ट्रैवल के दौरान सहायता करने तक लोकल लोगों का सहयोग आवश्यक था। एडमंड हिलेरी ने लोकल नेपाली बहादुर तेनजिंग नोर्गे की मदद ली। वही तरीका दूसरे माउंटेनियर ने अपनाया। नेपाल की शेरपा जनजाति हिमालय के पहाड़ों में सदियों से जानी जाती है और पहाड़ी रास्तों के अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है। जब एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू हुई तो कुछ बहादुर युवा शेरपाओं ने तेनजिंग नोर्गे के नक्शे कदम पर चलकर विदेशी माउंटेनियर की मदद करके पैसा कमाना शुरू किया। मिंगमा टेरिंग शेरपा उन नौजवानों में से थे जिन्होंने विदेशी साहसी लोगों को पेशेवर गाइड सेवाएं प्रदान की। तेनजिंग नोर्गे की तरह विदेशी माउंटेनियर को एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में मदद करना और उनकी यात्रा में मदद करना बदले में अर्न्ड इनकम घर चलाने में मदद करती थी। उस समय एक साथ एवरेस्ट तक जाने के बदले कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होती थी। विदेशी माउंटेनियर ने जो दिया उसे लेकर खुश हुए। मिंगमा शेरपा एक सहायक के रूप में एवरेस्ट पर जाएंगे और प्राप्त मुआवजे से 8 बच्चों और एक पत्नी सहित 10 लोगों के परिवार का भरण पोषण होगा। 4-5 बार एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद मिंगमा का शरीर कमजोर हो गया था। बर्फ के लगातार संपर्क में रहने के कारण शरीर को फ्रॉस्टबाइट हो जाता है और अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो ये बाइट और भी बदतर हो जाएगा। मिंगमा शेरपा अब एवरेस्ट पर चढ़ने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके 2 बेटे जवान थे। दोनों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी और विदेशी माउंटेनियर द्वारा समझी जाने वाली पर्याप्त अंग्रेजी बोलते थे। 1980 के आसपास नेपाली सरकार ने विदेशी माउंटेनियर को गाइड बनने के लिए प्रशिक्षित करना भी शुरू किया। 1984 में मिंगमा के सबसे बड़े बेटे लेक्पा ने ट्रेनिंग ली और बेस कैंप में मदद करना शुरू किया। 1990 में जब लेक्पा को एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने बेस कैंप में अपने खाली पद के लिए अपने छोटे भाई कामी रीता के नाम की सिफारिश की और इस तरह एक प्रोफेशनल माउंटेनियर के रूप में करियर केवल एक प्राइमरी एजुकेशन के साथ शुरू हुआ जो कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। 1991 के सीजन में कामी को बेस कैंप में कुक की नौकरी मिल गई थी, लेकिन इससे पहले वो अपने बड़े भाई लेक्पा की मदद के लिए बेस कैंप में रहते थे। उन्होंने 14 से 15 साल की उम्र में अपने भाई की मदद करनी शुरू कर दी थी। जब उन्हें बेस कैंप तक ले जाना होता था तो दोनों भाई सामान पहुंचा देते थे, लेकिन सीजन खत्म होने पर मुआवजा सिर्फ लेक्पा को ही मिलता था। लेक्पा को एक गाइड के रूप में एवरेस्ट जाने का मौका मिलने के बाद कामी को इसके बदले नौकरी मिल गई। 20 से 21 साल के कामी रीता ने 2.5 से 3 साल तक ट्रेनिंग ली, विदेशी माउंटेनियर की जरूरतों पर ध्यान दिया और अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह सीखी। 1994 के सीजन में 24 साल के कामी रीता को पहली बार गाइड बनने का मौका मिला। उस सीजन के बाद एवरेस्ट का रास्ता उनके अनुकूल रहा। 1994 से 2023 के बीच वे 27 बार एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचे। 2019 में उन्होंने सीजन में 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की। 1996 में एवरेस्ट पर एक दुर्घटना हुई थी। बर्फ के ढह जाने से 8 माउंटेनियर की मौत हो गई और 7 को गंभीर हालत में बचा लिया गया। कामी रीता को उस साल एवरेस्ट पर जाना था, लेकिन दुर्घटना के बाद माउंटेनियरिंग रद्द कर दिया गया। दुर्घटनाओं या भूकंप के वर्षों को छोड़कर उन्होंने लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कामी रीता और विदेशी माउंटेनियर बेस कैंप में थे जब 2015 में भयानक भूकंप आया था। बेस कैंप में भूकंप का इतना विनाशकारी असर हुआ कि 10 शेरपाओं की मौत हो गई। इससे कामी रीता बमुश्किल बच पाए। 2014 में भी बर्फ के ढह जाने से 16 शेरपाओं की मौत हुई थी। दोनों में वो चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। 2017 में जब कामी रीता 21वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो वो अपा शेरपा और कुर्बा ताशिब के बाद एवरेस्ट पर जाने वाले तीसरे एडवेंचरर बन गए। 2018 में वे 22वीं बार एवरेस्ट पर चढ़कर सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट चढ़ने वाले माउंटेनियर बन गए। कामी रीता ने 48 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 24 साल में 22 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2018 में इस माउंटेनियर ने ऐलान किया था कि वो 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद रिटायर हो जाएगा। 2021 में उन्होंने 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की और उस समय संन्यास की अटकलों को लेकर उन्होंने कहा था कि जब तक फिट रहेंगे एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। कामी रीता ने लगातार 2 साल में 2 बार 2022 और 2023 में एवरेस्ट पर पहुंचकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्तमान में उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी पसांग दावा शेरपा 26 बार एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 53 वर्षीय कामी रीता की योजना एवरेस्ट पर 2 या 3 बार और चढ़ने की है। हालांकि संभावना है कि 46 से 47 साल के पासंग दावा आने वाले सालों में रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। कामी रीता इस अद्भुत साहसिक कार्य को करने के अलावा शेरपाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाते हैं।
कामी रीता ने बार बार यह कहते हुए कि शेरपाओं के लिए नेपाल सरकार बहुत लापरवाह है, जिनके कंधों पर एवरेस्ट पर चढ़ने का पूरा कारोबार फल फूल रहा है। कामी रीता ने परिवारों को शेरपाओं की एजुकेशन, हेल्थ और फेयर कॉम्पनसेशन सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। पेशेवर गाइड सेवा शुरू करने वाले शेरपा अपने पिता के मामले से सबक लेते हुए कहते हैं कि पिता के बीमार पड़ने के बाद आर्थिक तंगी को कम करने के लिए बच्चों को मैदान में आना पड़ा। कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि कोई हायर एजुकेशन नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया है और हिमालय का क्लाइमेट भी बदल गया है, इसलिए इस फील्ड में जोखिम बढ़ गया है। इन माउंटेनियर का कहना है कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग न करें, चूंकि हिमालय का क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है, इसलिए इस फील्ड में जोखिम है। कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां जान से हाथ धोना पड़े। इसमें पढ़ने के बजाय कुछ ऐसा काम करना बेहतर है जहां बच्चे सुरक्षित हों। दुनिया के 8000 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर 38 बार चढ़ाई करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले इस शेरपा को दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दुनिया भर के माउंटेनियर नेपाली शेरपाओं को बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं, उनके उद्यम की सराहना करते हैं, लेकिन नेपाली सरकार वृद्ध शेरपा के अस्पताल में इलाज के लिए भुगतान भी नहीं करती है। फ्रॉस्ट बाइट या घायल शेरपाओं के परिवारों को अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सरकार उन्हें भूल जाती है। सरकार की दिलचस्पी केवल पैसे कमाने और विदेशी माउंटेनियर को लाइसेंस देने में है। कामी रीता न केवल माउंटेनियरिंग बल्कि जीवन की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करते हैं। जो लोग या ऑर्गेनाइजेशन या सरकारें आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं और आपको सम्मान देती हैं, वे आपके साथ कुछ होने के बाद आपके परिवार से एक भी अर्जी नहीं सुनेंगे। जो चिंता करनी है वो आपको खुद को ही करनी है, और जो व्यवस्था करनी है वो आपको खुद को ही करनी है।